कर दिया। चलो, अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, एटम की बात कर रहे थे अपने, है ना। शांत हो जाओ, वॉइस नहीं आनी चाहिए। पिछले सेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहली हमने चर्चा की थी क्या चीज, एटम क्या होता है। परमाणु पढ़ चुके, खोजकर्ता बताया था परमाणु पे पढ़ो, पैसे परमाणु डैसे डाल्टन, है ना। इसके बाद परमाणु के अंदर क्या होता है तो मैंने आपको पढ़ा दिया था इलेक्ट्रॉन, और हम पढ़ चुके परमाणु के अंदर प्रोटॉन, और हम पढ़ चुके न्यूट्रॉन। एक चीज हमने लास्ट पिछले वाले सेशन में पढ़ा था, नाभिक, ठीक है ना। अब देखो इन सबको जोड़ते हैं, नाभिक पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे छोटे छोटे। यहां तक क्लियर है सबको? चलो, अब एक सिंपल से अपने परमाणु को बनाते सीखते हैं कि परमाणु कैसा दिखता है। परमाणु में तीन चीजें सारे जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहां तक पढ़ा है, जो नहीं आए हैं तो ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर आप देख लेना, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये मान लो एक परमाणु है, आपको मैंने पढ़ाया था परमाणु के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है। कल ही हमने इसको खोजा था, केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, सेल बोल दो, कोशिका, निकाय का सेंटर पॉइंट होता है। परमाणु में इसको नाभिक बोलते हैं क्योंकि डेड पार्ट है, और केंद्रक जिसको आप कहते हो ना, जैसे कोशिका झिल्ली में केंद्रक है तो वो तो लाइव पार्ट है, वो जीवित है, इसलिए यहां पर इसको केंद्रक नहीं कहना, क्या कहना है, नाभिक बोल दो। इंग्लिश में बोलना चाहो तो क्या कहोगे, न्यूक्लियस। और कल पढ़ाया था न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, मोज़ले ने दिया था। अब देखो अपने यूं पढ़ते हैं कि परमाणु के अंदर तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो यहां पर होते हैं। परमाणु में तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दीर्घवृत्तीय पथ पर इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप यूं समझो, चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कौन है, चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये पृथ्वी, और इसको मान लो ये चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, यही चीज है। तो पृथ्वी तो नाभिक है, चंद्रमा इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लो ये चक्कर लगा रहा है, घूमता रहेगा। अभी सीखेंगे कैसे घूमता है। या यूं भी कह सकते हो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, या पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगा रही है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो ये तो हो गया सूर्य। ऐसे ये सन मान लो, ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएगी, अर्थ, पृथ्वी। तो सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रहे पृथ्वी, ये सूर्य है, तो सूर्य तो अब नाभिक है, या पृथ्वी अब इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय पथ पर क्या करते, चक्रण करते रहते हैं। नाभिक कल बताया था मैंने, द्रव्यमान संख्या होती है। तो परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो किसको जोड़ेंगे, नाभिक को कल सिखा चुका हूं सारी चीजें। तो परमाणु में तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहां होते हैं, नाभिक के अंदर तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और नाभिक मैंने बताया था खाली चीज का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, याद आ रहा है। तो परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, नाभिक पर। अब आपसे मैं कभी भी पूछूंगा कि परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो आपको सिंपल याद होना चाहिए द्रव्यमान किस में निहित होता है, नाभिक में। आप कहोगे सर जितना इस परमाणु का नाभिक है उतना ही होगा, तो फिर नाभिक कितना, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतना। मैंने बोला किसी परमाणु के अंदर 13 प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो आप कहोगे द्रव्यमान मतलब नाभिक, नाभिक मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14, द्रव्यमान हो गया 27 यूनिट। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है। यह बात अगर किसी को क्लियर नहीं है, कल वाली क्लास देख लेना। अब ये काम कब का पढ़ा था हमने, 1911। कौन सा वैज्ञानिक था, रदरफोर्ड। नाभिक खोज करके चला गया, कल वाला पूरा देख लेना आप। अब इसके बाद में एक बंदा आया जिसका नाम था नील्स बोर। एक मॉडल और पढ़ना है,
फिर अपना काम स्टार्ट हो जाएगा परमाणु वाला। यहां तक सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, इसको रफ कर दूं। चलो हेडिंग डालो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। एक बार फिर देख लो, अगर किसी को याद नहीं है, समझ में नहीं आया तो किसी भी परमाणु का आप द्रव्यमान निकालोगे, किसी परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, जितना उसका नाभिक होता है ना उतना होता है ऐसे, और नाभिक कितना होता है, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उतना होता है। पेपर में यह भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, नाभिक। ना बोलो तो न्यूक्लियस, ये भी ना बोलो तो द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालोगे तो क्या जोड़ोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक जोड़ोगे। ठीक है, अब देखो किसी परमाणु के लिए हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ते एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था नील्स बोहर, या बोर भी लिखते शॉर्ट में बोर। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था नील्स बोहर। यह आया 1912 से 1913 डाल सकते हो, सीधा 1912 भेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे ने क्या काम किया, जैसे आप यूं समझो, मैंने आपको कल पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ईट। ए से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन। टॉमसन क्या कहता कि ऐसे परमाणु एक खोखला गोला होता है, इसके संपूर्ण भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा पढ़ा था पलमपुरिंग मॉडल। नील्स बोर ने कहा कि भाई साहब बीच में तो नाभिक है, रदरफोर्ड जी तो कह रहे हैं कि बीच में नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में, पूरा परमाणु तो खोखला है, तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं। उसने कहा पूरे खाली भाग में इलेक्ट्रॉन है। कि कहां है, पूरे परमाणु में भी तूने देखे हैं क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन पूरे भाग में, पूरे भाग में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो कहते कहां होते हैं, कहते मॉडल के हिसाब से ये हो रहा है कि ये नाभिक है, तो इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो काल्पनिक पथ है, इसको नाम दे दिया कक्ष। कि इलेक्ट्रॉन तो पूरे परमाणु के अंदर होते ही नहीं है, वो तो कहां घूमते हैं, कक्ष के अंदर घूमते हैं, तो इसका मॉडल हो गया फेल। अब बोहर ने क्या किया, बोहर ने यह बताया कि टॉमसन जी कह रहे हैं पूरे परमाणु में तरबूज के अंदर जैसे बीज है वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो बोहर ने क्या किया, कहा कि नाभिक है ना परमाणु का, इसके बाहर कुछ काल्पनिक पथ है, ये पहला, दूसरा, ऐसे ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। कहते हैं नाभिक के चारों ओर कुछ काल्पनिक पथ पाए जाते हैं, उस पथ में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इस पथ को नाम दिया गया कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर। ये पहला कक्ष है तो इसको मैं लिख दूं पहला कक्ष। ये है फिर दूसरा कक्ष, तो इसको मैं लिख दूं दूसरा कक्ष। ये तीसरा कक्ष है तो इसको लिख दूं तीसरा कक्ष। ये मेरा चौथा कक्ष है तो इसको लिख दूं मैं चौथा कक्ष। मतलब भी नाभिक के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूमेंगे, नाभिक के बाहर कुछ काल्पनिक पथ पाए जाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। इसी पथ को आप कक्ष कहो, कोश कहो, सेल कहो, एनर्जी लेवल बोल दो, कुछ भी कहो, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये पहला कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर इस जगह पर कहता नहीं होंगे तो फिर यहां घूमेंगे, फिर यहां नहीं होंगे, खाली है, यहां घूमेंगे, यहां नहीं होंगे, यहां खाली है। तो टॉमसन का मॉडल फेल हो रहा है। टॉमसन तो कह रहा है कि पूरे परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, ऐसे कह रहा है। इस कक्ष को ही नाम देते कोश बोल दो कक्ष। इसको पहले को कहा गया के, दूसरे को एल, फिर एम, फिर एन। तो के कक्ष बोल दो या फिर आप एल कक्ष बोल दो या एम कक्ष बोल दो या फिर एन कक्ष बोल दो। पहला कक्ष के कक्ष, दूसरा कक्ष एल कक्ष, तीसरा कक्ष एम कक्ष, चौथा कक्ष एन कक्ष। अब ढंग से समझ लो इसको, ये बार बार नहीं बताऊंगा, हर टॉपिक में ये चीज आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। अब बोले कि परमाणु के बाहर है ना कुछ काल्पनिक पथ पाए जाते हैं जिनको कक्ष कहते हैं या कोश कहते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पूरे परमाणु में नहीं घूमते।
थॉमसन का मॉडल हो गया फेल। थॉमसन का मॉडल फेल हो गया तो थॉमसन ने कहा चलो ठीक है भाई, मेरे तो किए कराए काम पे पानी फेर दिया। अब आप कह रहे हो कि ये पहला कक्ष है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो आप ये बता दो पहले में कितने घूमेंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, चौथे में कितने होंगे। समस्या होगी बोर के। पढ़ा लिखा बंदा था, दूसरी बात बेव थे आदमी हो, घर चला गया बेचारा, उदास हो गया, कैसे बताएं, काम तो फेल हो गया। थॉमसन जी पूछ रहे हैं इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, नहीं पता, उदास होकर घर चला गया। इसका नाम था बोहर, इसकी लुगाई का नाम था ब्यूरी, ओ बोहर बाब्यूरी, वो भी पढ़ी लिखी थी। अब बे थे वो आदमी घरे मुंह लटका के जबरदस्त दिक्कत हो नहीं, लुगाई तो पूछेगी शानो के बात है, आज थे यहाँ रफा सीधी क्या कर रखी है, होगा ना। उसने पूछा तो उसने कहा भी मैंने मॉडल दिया, पर मैंने बताया कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे परमाणु में नहीं होते, पर वो पूछ रहे हैं किसमें कितने होते हैं। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है, कोई टेंशन को नहीं, थे रोटी पानी खाओ, आपका कोई सोल्यूशन ढूंढागा। ब्यूरी भी इस मॉडल के अंदर साथ लग गई, वो भी पढ़ी लिखी थी। दोनों ने मिलकर के, देखो मैंने 1912 से 13 क्यों लिखा, एक साल का समय ब्यूरी ने लगाया था। ब्यूरी ने और इसने दोनों ने मिलकर के एक रूल निकाला, और ब्यूरी ने लास्ट में निष्कर्ष दिया कि ना आपसे पूछे तो आप बोल देना 2n², कि मैं तो इलेक्ट्रॉन यहां भरसा, ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। उसने बोला ये क्या लफड़ा है, कहता n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, यानी कक्ष की संख्या, जो कक्ष है n की जगह पे लिखो उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसकी लुगाई ने हेल्प की, तो मॉडल का नाम भी पड़ा बोर ब्यूरी योजना, यानी आदमी लुगाई योजना है ये, ठीक है ना, जैसे नरेगा योजना है ना, ऐसे आदमी लुगाई योजना है। अब मतलब मैं आपको बोलूं कि परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सिंपल है, n की जगह पे आप 3 लिखो, n की जगह पे क्या लिखो 3, इसका को वर्ग, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 दुए, तो सिंपल सी बात, परमाणु के तीसरे कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 आएंगे। तो पहले में कितने आएंगे, n की जगह पे 1 लिखो, 1 का वर्ग 2, ओ किशोर 2, 1 का वर्ग 1, 1 दुए, तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। अब बताओ दूसरे में कितने आएंगे, दूसरे में n की जगह पे 2 लिखो, 2 का वर्ग 4, 4 दुए, चौथे कक्ष में कितने आएंगे, n की जगह पे 4 लिखो, 4 का वर्ग 16, 16 दुए। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, पेपर में पूछेंगे आपसे किसी परमाणु के k कक्ष में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, l कक्ष में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉन संख्या, n कक्ष में, m कक्ष में 2, 8, 18, 32। ये सीक्वेंस है ना, अभी आपको पीरियोडिक टेबल में ना परमाणु रखेंगे ना, इस पे रखेंगे, अभी सिखाऊंगा आपको कैसे। तो आपसे क्या पूछेंगे, पहली बात परमाणु के k कक्ष में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या, l में, m में, n में 32। अब बोला कि बोर ने पूछा कहीं पर ये रूल फेल हो गया तो ऐसे नहीं भरे तो ब्यूरी ने कहा थे नट जाइयो भाई, हम तो ऐसे नहीं भरेंगे, हम तो अधिकतम 8 ही भरेंगे। मतलब कहने का क्या है, अपवाद, अगर आप तीसरे कक्ष को भर रहे हो परमाणु के, आगे समझाऊं कक्ष कैसे होते हैं, तीसरे को भर रहे हो, अगर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है 8 भर दो तो भी काम चलेगा। चौथे में 32 भर रहे हो, 32 नहीं है 8 भर दो तो भी काम चलेगा। इसलिए पेपर में अपवाद क्वेश्चन क्या बनता है, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, 8 भर दो काम चलेगा। तो पहला क्वेश्चन, किसी परमाणु के, मॉडल बना लो, साथ साथ नोट करते जाओ, बिल्कुल डायग्राम तो बनाना, यही तो काम की चीज है, इस पे पूरी आवर सारणी है। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उत्तर होगा 8। बाहरी का मतलब किसी परमाणु में 2 कक्ष है तो दूसरा बाहरी है, और किसी परमाणु में 3 कक्ष है तो तीसरा बाहरी है, किसी परमाणु में 4 कक्ष है तो चौथा बाहरी है।
चौथे में 32 ना हो 8 भर दो काम चलेगा, तीसरे में 18 ना हो तो 8 भर दो काम चलेगा। ये अगर पूछे परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का रासायनिक सूत्र, अभी बताया 2n²। सेकंड क्वेश्चन ये भी लिख लेना, इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, उत्तर है 2n²। ऐसे आ जाएगा 2n², 2n³, 2n2, ऐसे बोल देंगे कि निम्न में से परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का रासायनिक सूत्र क्या है। ऐसे दे दिया 2n1, 2n³, 2n², 3n², ऐसे नाम आ गए तो क्या बोलोगे 2n²। n की जगह पे s भी लिख सकते हो, सब सेल, तो आप 2s² बोल दो। मानना है इसको, आप n मान लो, a मान लो, b मान लो, बाकी n मानना बढ़िया, नंबर ऑफ सेल, कक्ष की संख्या। तो दो क्वेश्चन पूछेंगे यहां से। पहला क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉन भरने का रासायनिक सूत्र 2n², या पूछेंगे किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 8, या डायरेक्ट पूछेंगे किसी परमाणु के k कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, l में, m में, n में, 2, 8, 18, 32। बोर ने क्या काम किया, बोर ने कहा कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते तो कक्ष के अंदर घूमते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं परमाणु के कक्ष या कोष की खोज किसने की थी, नील्स बोर ने की थी। और अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन भरने की रासायनिक योजना, तो याद हो गया होगा, आदमी लुगाई योजना है, बोर ब्यूरी योजना, इतनी सी बात है। अब यहां से पढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल, ये बना लो। बाहरी कक्ष मतलब जैसे किसी परमाणु में 3 ही कक्ष है, जैसे सोडियम है, आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है, तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1 भर दिया। क्लोरीन है, जैसे यहां पे क्लोरीन कर दूं, 17 नंबर पे आता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब तीसरे में 18 की जरूरत ही नहीं, आप 8 भर दो तो क्लोरीन 27, तो क्लोरीन की शून्यता बन जाती है -1। बाहरी का मतलब किसी परमाणु में 2 कक्ष है, दूसरा भारी है, 3 कक्ष है, तीसरा भारी है, 4 कक्ष, चौथा भारी है। अब कक्ष बनेंगे किस पे, वो परमाणु सिखाऊंगा ना अभी, तब पता चलेगा आपको, तब सीखोगे। ये तो थोड़ा सा बेस है इसका, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छी बात है, मिला था। अच्छा इधर देखो, अब है ना, अब क्या सीखेंगे, थोड़ा सा ध्यान कर लो एक चीजों को, एक थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट और समझ लो। परमाणु को दर्शाना, किसी भी परमाणु को कैसे दर्शाएंगे ये समझ लो बस, उसके बाद चलेंगे पीरियोडिक टेबल पे। आज का टॉपिक सबसे बढ़िया है, आज की क्लास इसने मिस कर दी, आगे वाले 2 टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आणविक कोणी, ठीक है, ऊपर कर जाओगे, इसलिए मैंने कहा भी था कि ये टॉपिक जो चल रहा है इसको मिस किसी को नहीं करना है, इसके बिना आप रासायनिक विज्ञान सीख ही नहीं सकते। अब देखो, मैं यहां पर किसी भी परमाणु को लिखूंगा ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लो मेरी तरफ से x, यहां लिख रहा हूं मैं अपनी तरफ से y, या ऊपर लिख रहा हूं अपनी तरफ से z, आपकी मर्जी, अब नीचे z मान लो, y मान लो, या आप इसको a मान लो, ऊपर a मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा हुआ जो x है ना, वो समझ लो पहले क्या चीज होगी। ये लिखा हुआ x है ना, वो तो है मेरा परमाणु, या फिर आप बोल दो तत्व है। ये जो मैंने लिखा है ना x, ये तो मेरा होगा परमाणु, नीचे जो मैंने लिखा है वो होगी उसकी परमाणु संख्या। अब ये चीज ढंग से समझ लेना आप, ये लिखा हुआ x तो मेरा होगा परमाणु, नीचे मैंने अगर y लिखा है, ये y लिखा है, ये लिखा हुआ y है ना, वो होगी मेरी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को आप परमाणु क्रमांक भी कह सकते हो, इंग्लिश में बोलो तो एटॉमिक नंबर। ऊपर मैंने यहां पर लिखा है इसके अंदर क्या, Z, तो ये लिखा हुआ Z है ना, वो होगा मेरा द्रव्यमान संख्या। मतलब इधर देखो, मैंने लिखा, कुछ उदाहरण बताता हूं आपको, समझ में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। देखो मैंने लिखा कैल्शियम, तो नीचे लिखूंगा मैं 20, ऊपर लिखूंगा मैं 40। इसका मतलब क्या है,
कैल्शियम आवर्त सारणी 20 नंबर पे आता, तो 20 तो इसकी परमाणु संख्या है। ऊपर मैंने 40 लिखा है तो इसका द्रव्यमान 40 यूनिट है। मैं लिखूं यहां पे क्लोरीन, तो नीचे लिखूंगा मैं 17, ऊपर लिखूंगा मैं 35.5 लिख दूं या 37 लिख दूं, दो समस्थानिक होते हैं। आप एक बार के लिए पॉइंट को छोड़ो, आगे सिखाऊंगा, 37 लिख लो। मतलब कहने का मतलब है क्लोरीन आवर्त सारणी में 17 नंबर पे आएगा, द्रव्यमान इसका 37 है। मैं लिखूं एल्यूमिनियम, तो नीचे लिखूंगा मैं 13, ऊपर लिखूंगा मैं 27। कहने का मतलब एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में 13 नंबर पे आएगा, तो द्रव्यमान इसका 27 है। मैं लिखूं कार्बन, तो मैं नीचे लिखूंगा 6, ऊपर लिखूंगा मैं 12। कार्बन आवर्त सारणी में 6 पे आता है, द्रव्यमान 12 है। पढ़ोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 6 पे आया। ऐसे पढ़ोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 20, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसे आगे सिखाऊंगा कैसे याद करना है। समझ में आई बात? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो नीचे लिखा जाएगा वो होगी उसकी परमाणु, क्या होगी, क्या होगी, ऊपर लिखा जाएगा वो क्या होगा। अब एक छोटी सी चीज और समझ लो तो आपको इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या समझना है? समझना आपको ये है, एक चीज ध्यान रखना, जो परमाणु संख्या होती है ना, उतने ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना, सेम है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या का मतलब आवर्त सारणी में 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्यों रखा है 1 नंबर पे? 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पे डालेंगे। कैल्शियम आवर्त सारणी में 20 पे आता है, क्यों आता है? 20 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो 20 पे आएगा। क्लोरीन आवर्त सारणी 17 नंबर पे, क्यों है 17 नंबर पे? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 पे आएगा। एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में 13 नंबर पे, क्यों है? 13 इलेक्ट्रॉन, 13 पे आएगा। आवर्त सारणी 2 नंबर पे हीलियम गैस है, क्यों रखी गई? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नंबर पे रखा। जिंक है आवर्त सारणी 30 नंबर पे आता है, क्यों रखा गया? 30 इलेक्ट्रॉन, 30 पे डालेंगे। स्कैंडियम है आवर्त सारणी 21 नंबर पे आता है, क्यों रखा? 21 इलेक्ट्रॉन है। जिस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसी नंबर पे रखा गया, तो वो उसकी क्या बनेगी? परमाणु संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? जैसे आपको मैं आज क्लास के आप स्टूडेंट जितने मतलब यहां पे प्रेजेंट हो, मैं मेरे पास खुले सिक्के 1-1 रुपए के मान लो, मैं अपनी मर्जी से किसी को 1 रुपए का 1 सिक्का दे दूं, किसी को 1-1 रुपए के 3 सिक्के दूं, किसी को 7 सिक्के दूं, किसी को 15 सिक्के दूं, किसी को 2 सिक्के दूं, किसी को 9 सिक्के दूं, किसी को 30 सिक्के दूं, और आज से बोल दूं आज से आपका मुझे नाम याद नहीं है, अब जिसके पास 30 सिक्के उसको मैं कह दूं 30 नंबरी। अब जब भी क्लास में आऊंगा 30 नंबरी कहां है तो हाथ उठाएगा, उसका नंबर बन गया वो 30 है। जिसके पास 2 सिक्के हैं 2 नंबर, जैसे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जाते हैं लगे होते हैं नंबर 7 नंबर का 2 नंबर का, तो सीधा नाम आता है 7 नंबर का खिलाड़ी वही है। ऐसे जिस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसका वही क्या बन गया? नंबर। अब जिस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अब आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपसे पूछूं किसी परमाणु की परमाणु संख्या 13 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। प्रोटॉन कितने? 13। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 20। प्रोटॉन 20। जिंक कितने पे? 30 पे। इलेक्ट्रॉन कितने? 30। प्रोटॉन कितने? इलेक्ट्रॉन हो गया ऋण आवेशित, प्रोटॉन हो गया धन आवेशित। मतलब परमाणु में जितने ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना उतने ही धन आवेशित कण क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। उदाहरण ये पहले समझे, इसको तो नोट कर ही लो, पर एक चीज और समझ लो। अब देखो परमाणु में कितने कण हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल है, इसको तो छोड़ ही दो। अब मैं कहूं आवर्त सारणी के अंदर 18 नंबर पे कौन आता है? आर्गन गैस। तो आर्गन की परमाणु संख्या कितनी हुई? तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन भी, आर्गन में प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन पता नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो माइनस के प्लस के तो निकाले, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना ऐसे। अब न्यूट्रॉन जब भी ज्ञात करने होंगे ऊपर वाले में से आप नीचे वाला घटा दो तो न्यूट्रॉन आएंगे। ये क्वेश्चन पिछली बार कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये क्वेश्चन था। अब लोग सोचते हैं प्रदर्शित करना ये क्या? यही तो है प्रदर्शित करना।
अब मान लो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो पता लग गई, प्रोटॉन भी हम सीख गए, परमाणु संख्या सीख गए, अब हमें न्यूट्रॉन कैसे पता लगेंगे किसी परमाणु में? तो यहां पे बढ़िया वाली बात बता देता हूं, सिंपल तरीका न्यूट्रॉन ज्ञात करना। परमाणु में न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे? परमाणु में न्यूट्रॉन ज्ञात करना। न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करोगे? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, वो तो आपको दिया जाएगा पेपर में। जैसे मैंने बोला क्लोरीन 17, समस्थानिक 35, तो न्यूट्रॉन कितने? 18। एल्यूमिनियम 13, समस्थानिक लिया मैंने 27, न्यूट्रॉन कितने? 14। नाइट्रोजन 7, द्रव्यमान 14, न्यूट्रॉन कितने? 7। कार्बन लिया मैंने 6, समस्थानिक लिया मैंने कार्बन का 16, न्यूट्रॉन कितने? 10। कैसे निकाले आपने? ऊपर वाले में से क्या घटाया? 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 तो ऊपर वाला क्या है? तो सीधी सी बात, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे द्रव्यमान, क्या मैं यूं लिख दूं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या लिख दूं? ऐसे निकल रहा है? यही उत्तर था उस प्रश्न का, यही उत्तर था उस क्वेश्चन का, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या उत्तर था। अब लोग सोच रहे ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, थ्योरी है ये। द्रव्यमान संख्या में से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या में से हम क्या घटा रहे हैं? परमाणु संख्या, तभी तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या इसके आप कोई और भी लैंग्वेज बना सकते हो? बिल्कुल। द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। परमाणु संख्या ना लिखूं तो या यूं भी तो लिख सकता हूं कि द्रव्यमान संख्या माइनस क्या लिख दूं? परमाणु संख्या का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकता हूं क्या? ये ना बोलूं तो? अब तीसरा तो आप समझ गए, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या भी कह सकता हूं, तीनों ही सही है। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे बना सकता है? एग्जाम बोर्ड की मर्जी है। मान लो मैंने ऐसे बना दिया किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? मैंने बोला द्रव्यमान संख्या प्लस परमाणु संख्या, परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस। तो चाहे बोलो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, चाहे बोलो द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन संख्या। इतनी बात समझ में आई? इतनी सी चीज ध्यान रखनी। अब सीखेंगे अपने आवर्त सारणी। ये था एक परमाणु के बारे में, इसको रफ कर देता हूं। ऐसे किसी परमाणु को करते सूचित, ये तो पढ़ा ही, आप नोट कर लो, वो वाला बताया तो रफ था वो तो परमाणु संख्या लिख सकते हो यहां पे, परमाणु संख्या। संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलो तो एटॉमिक नंबर कह सकते हो, एटॉमिक नंबर। आप लिखते जाओ, साथ साथ में सुनते जाओ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो परमाणु आवर्त सारणी में जितने नंबर पे आता है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। जितनी उसकी परमाणु संख्या होती है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। जितने माइनस के कण है ना उतने ही कौन है? प्लस के कण। प्लस के कौन है? प्रोटॉन P पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। न्यूट्रॉन तो अलग पड़ा है, कैसे आएगा? ऊपर वाले में से ये कुछ भी घटा दो, न्यूट्रॉन आएंगे। आगे सीखेंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। अभी सीखते हैं अपने टेबल को। अभी हमने क्या पढ़ा है? अब तक हम पढ़ चुके परमाणु क्या होता है, तो परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक। अब ऐसे परमाणु हमारे पास है कितने? अब तक ज्ञात हमें परमाणु है 118। 9th 10th में पढ़े भी होंगे आपने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ऐसे टोटल परमाणु कितने हैं? जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। ऐसे कुल मिलाकर अब तक परमाणु में ज्ञात है 118। अब एक काम शुरू कहां से हुआ? ये तो हमने पढ़ा है एक परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक। खोज करता पढ़ लिया, यहां तक क्लियर है? अब ढंग से समझना, देखो थोड़ा सा।
टॉपिक बिल्कुल मस्त है, बहुत शानदार टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसे केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठा तो मेरी गारंटी है इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आएगा भी उसमें जो पढ़ा दिया, ये भी गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा। रफ कर दो इसको। अब इधर ध्यान दो, अब हमारे पास अब तक ज्ञात परमाणु कितनी है? थोड़ा सा मैं एक बार रफ लिख देता थोड़ा कि परमाणु अब तक, शोर मत करो, बोलो मत यार, परमाणु सारे 118 है, ठीक है। 118 परमाणुओं को साइंस ने ना 3 भागों में बांटा है। कुछ तो इसमें से क्या है? मेटल है, धातु, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना, ऐसे धातुएं हैं। और कुछ है धातु, जैसे गैंसे हो गई, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। और कुछ है आदि धातु और आदि अधातु, उपधातु। अब तक हमें ज्ञात परमाणु 118 है। 118 परमाणु में से कुछ धातु है, कुछ अधातु और कुछ उपधातु, 3 भागों में बांटे गए। ये आज हम 118 जानते हैं। इन 118 परमाणुओं को साइंस ने क्या किया है? एक घर बनाकर व्यवस्थित किया है। एक टेबल बनाई है, इसे एक घर बना दिया, किसी को 1 नंबर पे डाल दिया, किसी को 103 पे ठोक दिया, किसी को 18 पे डाल दिया, ऐसे अलग अलग नंबर डाले। इन 118 परमाणुओं को साइंस ने एक घर बनाकर व्यवस्थित किया है। उस घर का नाम है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। आपके पास है, खोल लो इसको, इसको अपने साइंस के नोटबुक के अंदर स्टेपल कर लेना, बार बार ये नहीं मिलेगी। इसके पीछे व्हाइट है, यहां पर कुछ भी मत लिखना जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन इसके पीछे लिखने पड़ेंगे। पीछे वाला प्रिंट है ना, व्हाइट है बिल्कुल, कुछ मत लिखना। अब साइंस ने परमाणुओं को एक घर बनाकर व्यवस्थित किया है। उस घर का नाम क्या है? आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इधर देखो, ये आज तो आपके पास जो आवर्त सारणी है ना, आपको बिल्कुल आसान लग रही होगी, 1 रुपए का आइटम है। ये इतनी आसान नहीं है, इसको बनाने में 200 साल लगे हैं, तब जाकर आप ये सारे पढ़ पा रहे हो। 200 साल का समय खर्च हुआ इस पे, यानी ये काम आज से बहुत समय पहले शुरू हुआ था। शुरू में सबसे पहले एक बंदा आया था जिसने आवर्त सारणी बनानी चाहिए, उसका नाम था लेवोसिये। लेवोसिये जो बंदा था ना, इस बंदे ने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। अब जो आपके पास आई है वो कैसे है, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। एक बंदा था जिसका नाम था लेवोसिये, इसने आवर्त सारणी बनानी चाहिए। ये 150-170 वर्ष पहले की बात है। उस समय लेवोसिये ने बनानी चाहिए। उस समय में इतने नहीं जानते थे, उस समय में सिर्फ ऐतिहासिक धातुएं जानते थे। जैसे आदि मानव द्वारा आप कहते हो प्रथम बार कौन सी धातु काम में ली गई? तांबा कहते हो, तो उस समय तांबा, लोहा, सोना और चांदी, ऐसे कोई 5-6 परमाणु जानते थे। पूर्वजों के पास सोना बहुत था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मिल जाएंगे दादा दादी के पास। आपके पास तो सोने की बिंटी ना हो घटी, कौन मिले? चांदी की नहीं मिलती, बुजुर्गों के पास मिल जाता है। तो कुछ ऐतिहासिक धातुएं थी 4-5-6। तो इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने चिन्ह बना बना के आवर्त सारणी बनाई। जैसे कार्बन की बात करें तो एक कहता कार्बन लकड़ी कोयला होता काला काला, तो इसने गोला बनाया, ऐसे काला कर दिया, तो ये कार्बन का चिन्ह है। सोना है, आभूषण के जैसा है, तो यूं कर दिया, इससे कुछ आभूषण बना सकते हैं, है ना। आयोडीन है, चमक है, चमकीला है, कुछ ऐसे बिंदु बिंदु से बना दिए ऐसे। लोहा है तो उसका कुछ अलग सिंबल दे दिया यूं करके। यानी इसने चिन्ह बना बना के आवर्त सारणी बनाई, 5-6 परमाणु को रखा ऐसे। जैसे सपोज करो आपके पास वो आवर्त सारणी, उसमें आज 5 ही परमाणु होते इस पेज पे, तो वो भी एक आवर्त सारणी थी। चिन्ह बना बना के आवर्त सारणी बनाई, बन नहीं पाई, भाई साहब फेल हो गए। तो मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया, पेपर में क्वेश्चन आएगा तत्वों को सबसे, ये तत्व क्या है? वर्गीकृत किए हुए अभी बांट दी इनको। पेपर में क्वेश्चन आएगा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? लेवोसिये ने किया था। तो लेवोसिये का क्वेश्चन क्या बनेगा? ये आया तो आप लिखोगे लेवोसिये के संबंध में क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो, नोटबुक के अंदर हेडिंग डालो आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल पे अभी कुछ मत लिखना, मैं कह रहा हूं बार बार। तत्वों का सबसे पहले इसने बांटना चालू किया था पर बना नहीं पाया, फेल हो गया। तत्वों का सबसे पहले, तत्वों का सबसे पहले लिखना, सॉरी, पहले वर्गीकरण किसने किया?
अगर आपसे पूछे तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया तो आप बोलोगे लेवोशिए। चिन्ह बना बना के आवर्त सारणी बना रहा था, भाई की पार पड़ी नहीं, चल बसे गुजर गया, निकल लिया। इससे नहीं भी नहीं, एक और बंदा आया जिसका नाम था डोबे राइनर। इसने कहा कि लेवोशिए भाई साहब साइड हो जाओ, थारी पार कौन पड़ा है, हम बनाएंगे, आपके बस की बात नहीं। डोबे राइनर ने एक नई स्कीम निकाली कि मैं बनाऊंगा आवर्त सारणी। उसने एक नियम दिया, ट्राइंगल रूल दिया बंदे ने, त्रिक नियम। ये त्रिक नियम का मतलब क्या है? त्रिक का मतलब तीन। इसने तीन तीन परमाणुओं को एक एक खाने में रखा, जैसे कि ऐसे बनाई भाई ने ये, जैसे मैं लिख दूं यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे। ये आगे सिखाऊं कैसे होते, अभी शुरू करें इसको। इसने लिथियम सोडियम पर तीन तीन परमाणुओं को एक एक खाने में रखा। जैसे आज आपके पास आवर्त सारणी एक कॉलम में एक ही परमाणु है, डोबे राइनर ने तीन तीन डाले एक साथ और इसने तीन त्रिक बनाई थी। इसका मानना क्या था? इसका मानना यह था, त्रिक नियम क्या है? यह पहला तत्व है, यह तीसरा तत्व है। इसका कहना था कि पहले और तीसरे तत्व का द्रव्यमान निकालो, उसका जितना औसत आएगा ना, एवरेज जो आएगी वो बीच वाला होगा। ये इसका ट्रिक चल भी पड़ा था। कैसे? चेक करके देखें। लिथियम आता है आवर्त सारणी में 3 नंबर पे, सोडियम आता है 11 नंबर पे, पोटेशियम आता है 19 पे। लिथियम द्रव्यमान लगभग 2 गुना है, तो मैं लिथियम का मान लू 6, ये 19 पे आता है। 19 2 38 पॉइंट कुछ होता है, 40 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि समस्थानिक 3 है। 38 भी होता है, 39 भी होता है, 40 भी। अब जोड़ो 40 और 6 46 का औसत, औसत जानते हो, जितनी संख्याएं हैं उनका योग। 5 संख्या है, 5 को जोड़ के नीचे 5 लगाओ। 6 संख्या है, 6 को जोड़ के नीचे 6 लगाओ। 10 संख्याओं का औसत निकालना है तो 10 को जोड़ो नीचे 10 लगाओ। ये 2 संख्याओं का औसत है, तो 40 और 6 46, 2 भाग दिया 23। देखो सोडियम का 23 ही होता है, 11 पे आता है, द्रव्यमान 23 होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब था पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान मध्य तत्व का होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिक नियम। ये त्रिक नियम से भाई साहब 19-20 परमाणु ही बांट पाए, 3 त्रिक बनाए थे। बाद में ये भाई साहब ये भी फेल हो गया, आगे चला ही नहीं नियम में, तो ये भी हो गया फेल। पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा, त्रिक नियम किसने दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। तो सिर्फ इतना लिख लो, त्रिक नियम किसने दिया? उत्तर है डोबे राइनर। त्रिक नियम का मतलब क्या है? पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान मध्य तत्व का होगा, यह डोबे राइनर का कहना था। त्रिक नियम भी लंबे समय तक चला नहीं, फेल हो गया, आवर्त सारणी बन नहीं पाई। तो एक नया बंदा जाग गया कि डोबे राइनर जी, लेवोशिए जी साइड हो जाओ, तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, हम बनाएंगे आवर्त सारणी। एक नया बंदा आया 3 नंबर पे, जिसका नाम था न्यूलैंड्स। इस भाई साहब ने गाने बजाने के काम में ये माहिर था, तो संगीतों के सुर पे काम किया इसने। न्यूलैंड्स ने क्या काम किया? इसने दिया अष्टक नियम। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक आता है अष्टक सिद्धांत, एक आता है अष्टक नियम। दोनों को कभी सेम मत मान लेना, ठीक है ना? ऑक्टा प्रिंसिपल है ना जो, वो अलग है, अष्टक सिद्धांत अलग है, आगे पढ़ेंगे, और अष्टक नियम अलग है, फर्क है दोनों में। अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम ये था कि पेपर में क्या पूछेंगे, क्वेश्चन तो इतना ही बनेगा, अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, बस यही क्वेश्चन है। पर समझा तो थ्योरी क्या थी इसकी? इसका यह मानना था कि जैसे हमारे संगीतों के सुर होते हैं, सा रे गा मा पा नी सा, ये नाम न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स, ठीक है? दिखाई नहीं दे रहा पीछे वालों को? पूछ लिया करो बीच में, कोई नहीं दिखे तो। न्यूलैंड्स, ठीक है? अच्छा, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स। अब क्या हुआ? इस बंदे ने क्या कहा कि जैसे हमारे संगीतों के सुर होते, सारे गामा पानी सा, फिर सारे गामा पानी सा से शुरू, सा पे खत्म। इसने कहा कि जैसे संगीतों के सुर होते हैं,
एक निश्चित समय अंतराल के बाद सा की पुनरावृत्ति होती है। कैसे? सा रे गा मा पा नी सा, फिर सा रे गा मा पा नी सा। इसने कहा जैसे एक निश्चित समय अंतराल के बाद सा की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे परमाणुओं में होती है। कैसे? अष्टक का मतलब 8। तो इसने कहा कि पहले तत्व के गुणधर्म है ना, वो 8वें तत्व के बिल्कुल समान होंगे। कैसे? लिख के देखें कैसे। इसने कहा कि पहले तत्व के गुणधर्म 8वें के समान होंगे। नोट कर लिया? चलो अष्टक बना के दिखते, मैं परमाणु लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चाहता था। चला तो इसका भी नहीं, फेल तो ये भी हो गया था, पर ये बंदा अर्धशतक पार कर गया था, 50+ ले गया था। ये सेंचुरी नहीं लगी, रह गया बीच में। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर यहां लिख देता हूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मान लेता हूं 20 तक लिख लेता हूं। इनको मैं हटा रहा हूं, हीलियम को, यहां हटा रहा हूं मैं आर्गन को। क्यों हटाया? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एक्रिएगेंसें हैं। न्यूलैंड्स के टाइम में हमें एक्रिएगेंसें ज्ञात ही नहीं थी। यानी अब आज आप हाइड्रोजन के बाद हीलियम पढ़ते हो ना, उस समय हीलियम पता ही नहीं थी। हम हाइड्रोजन के बाद सीधा लिथियम बोलते थे, क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन एक्रिएगेंसें हम जानते ही नहीं थे उस समय। अब देखो, पहले तत्व के गुणधर्म 8वें के समान है, वो ये कह रहा है। एक नंबर पे 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहला कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। 8वां कौन है? ऑक्सीजन। क्या है? गैस है। अब मानने के लिए एक बार के लिए हीलियम लिख भी दूं, हीलियम क्या है? एक्रिय गैस है। कितने नंबर पे आ रही है? 2 और 8 10। 10 नंबर पे ये पड़ी यहां पे नियोन। हीलियम क्या है? एक्रिय गैस। 2, 8, 10। नियोन भी कौन है? एक्रिय गैस है। पहला गैस, 8वां गैस, दूसरा एक्रिय गैस, फिर 8वां एक्रिय गैस। 3 और 8 11। 3 नंबर पे लिथियम क्या है? धातु है, क्षारीय है। क्षारीय धातु है। तो 3 और 8 11। 11 नंबर पे कौन है? 11 पे सोडियम। ये क्या है? क्षारीय धातु है। 4 नंबर पे क्या है? बेरिलियम, अम्लीय धातु है। तो 4 और 8 12 करो। 12 पे कौन है? मैग्नीशियम। ये भी अम्लीय धातु है। तो इसका कहना था कि पहले तत्व के गुणधर्म है ना, वो 8वें के समान होंगे। पहला गैस, 8वां गैस, और फिर दूसरा धातु, तो फिर 10वां भी धातु। जैसा पहला होगा गैस होगा तो 8वां गैस होगा। पहला अगर धातु है, दूसरा धातु होगा। पहला अम्लीय धातु है, 8वां भी अम्लीय धातु होगा। पहला क्षारीय धातु है तो 8वां भी क्षारीय धातु। तो इसने कहा पहले तत्व के गुणधर्म बिल्कुल 8वें तत्व के गुणधर्म समान होंगे। यह कहलाता था अष्ट नियम। ये भाई साहब अष्ट नियम से, सॉरी अष्टक नियम से कितने परमाणु विभाजित कर पाए? 56वें परमाणु पर भाई साहब का अष्टक नियम हो गया फेल, खत्म हो गया। इसके बाद नहीं चला, तो इसकी आवर्त सारणी भी बनी नहीं, ये भी फेल। सबसे पहले फेल कौन हुआ? लेवोशिए फेल, डोबेराइनर फेल, न्यूलैंड्स ये नहीं बना। फिर चौथा कलाकार आया, ये था खतरनाक बंदा। इसने कहा सारे साइड हो जाओ, हम बनाएंगे आवर्त सारणी, तुमसे नहीं बनेगी। और इसने बना भी दी, आपके पास पड़ी भी है। वो बंदा था मेंडलीफ। ये नहीं होता तो आज आपके पास आवर्त सारणी भी नहीं होती। अब आप कहोगे सर नहीं होती तो मजे ही आ जाते, पढ़नी क्यों पड़ती? पढ़नी नहीं पड़ती तो मजे ही आ जाते, नौकरी नहीं होती। तुम लोग आदिवासी होते, जंगलों में घूमते नंगे इधर उधर, कच्चा मांस खाते आराम से, कपड़ा उपड़ा पहनना नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं होता, फेसबुक नहीं होती, है ना, लाइव काम चलता सारा सीधा जंगलों में। तो ये है तभी आप यहाँ, वरना होते ही नहीं प्राणियों। क्वेश्चन लिखो, मेंडलीफ की सॉरी न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या, न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 56।
अंतिम तत्व 56वां थोरियम है। थोरियम पर इसकी आवर्त सारणी फेल होगी, लिखवा देता हूं, कोई बात नहीं। आप लिखोगे न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या, अष्टक नियम से कितने परमाणु बांटे गए? आज कितने? 118। उसके टाइम में कितने हो गए थे? तो लिखो न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या उत्तर है 56। और भी गहरा थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो न्यूलैंड्स का अष्टक फेल कहां पे हुआ था? न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व पूछे ना आपसे कि कहां पर फेल हुआ, सारे गामा पा निशा। न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व पूछे तो वो है थोरियम। सिंबल लिख लो TH, थोरियम धातु है। थोरियम नाम के परमाणु पे मैं जो न्यूलैंड से फेल हो गया था, तो न्यूलैंड्स में क्या पूछेंगे? आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 56। न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन है? थोरियम पे फेल हो गया था, तो चौथा टपक गया। ध्यान रखना, यही मेन बंदा है। क्या चीजें इधर देखो, जो मेंडेलीफ, एक मैंने आपको अभी पीछे बायोलॉजी खत्म करवाई है, मेंडल पढ़ाया था। आनुवांशिकी के जनक या पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर वाला, वो मेंडल है, वो जीव विज्ञान है। ये मेंडेलीफ है, मेंडल अलग है, मेंडेलीफ मिक्स मत कर देना, इनको ध्यान रखना। अब इस बंदे ने क्या काम किया? इसने सोचा कि एक नंबर पे बंदा आ रहा लेवोशी, ये बना रहा था चिन्ह, सिंबल बना बना के बना रहा था, तो फेल हो गया। तो मतलब इस गुण पे आवर्त सारणी नहीं बनेगी। एक इसके दिमाग से बात साइड होगी कि चिन्ह पे आवर्त सारणी नहीं बनने वाली है। दूसरा, इसने सोचा कि डोबे रहने आया, और वो क्या कर रहा है? द्रव्यमान का औसत निकाल रहा है, 3 को रख रहा है। तो मतलब इस गुण पे आवर्त सारणी नहीं बनेगी, फेल, हटा दो। फिर ये सोचा कि बाद में बंदा कौन आ रहा है? एक और ये कह रहा है कि ये जो न्यूलैंड्स है वो गुण धर्म मिला रहा है, धातु से धातु, अधातु से अधातु, उपधातु से उपधातु, गैस से गैस। तो कहता इन गुणों पे आवर्त सारणी नहीं बनेगी, तो कहते तीनों ही फेल है। तो इन सारे गुणों को हटा दो, कुछ यूनिक सोचो, कुछ अलग सोचते हैं कि कैसे बन सकती है आवर्त सारणी। इस बंदे ने क्या किया? इसके समय लगभग हमें 63 परमाणु पता चल गए थे। कितने? इसके समय 63 हो गए थे। इसने कहा सारे परमाणु को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करो। कहते सबसे हल्का कौन है? उसको रखो 1 नंबर पे, उससे भारी 2 नंबर पे, उससे भारी 4 नंबर पे। द्रव्यमानों का बढ़ता क्रम आरोही क्रम में रखा। तो पेपर में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? इसकी आवर्त सारणी का आधार था द्रव्यमान संख्या। इसने द्रव्यमान पर बताई थी आवर्त सारणी, द्रव्यमान संख्या इसका आधार था। ये मतलब सिद्धांत इसका यह था, मेंडेलीफ ने यह कहा तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब है द्रव्यमानों का आरोही क्रम। जैसे आप मान लो आप सारे परमाणु हो, सपोज करो आप जितने आज प्रेजेंट हो, आप सबका आज वेट नोट किया जाए, सबका वेट नोट करे कि अपना अपना वजन बताओ भाई। नाम लिख लिया, वजन लिख लिया, शुरू चल पड़े, मान लो 55 किलो, 57 किलो, 58 किलो, 60 किलो, 62 किलो, 63 किलो। अब आपका वजन निकाल करके फिर मैं आपको बोलूं कि आपको एक लाइन में खड़ा होना है। कैसे? वजन के हिसाब से। सबसे हल्का 1 नंबर पे आ जाओ, फिर भारी, फिर और भारी, फिर और भारी, सबसे भारी लास्ट में बोरी। यहां तो है नहीं अपने आप ठीक है सारे, लास्ट में कोई आएगा ना सबसे जो वजनदार वो एक लास्ट में आएगा। तो ये आपके द्रव्यमानों का आवर्ती फलन है। ऐसे हल्का कौन है? तो इसने कहा इकट्ठा करो सबको, कितने हैं? कहते 63 है। हल्का कौन है? कहते हाइड्रोजन है, 1 यूनिट वजन है, 1 नंबर पे ठोक दो। फिर और भारी कौन है? कहते लिथियम है, डाल दो। फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, परमाणु के बढ़ते क्रम में डाल दिया। इस हिसाब से आवर्त सारणी बन गई। इस भाई साहब ने आवर्त सारणी तो बना दी पर कुछ कमी भी छोड़ दी।
कमी क्या छोड़ी, इसने एक एक कॉलम में दो दो परमाणु डाले थे। अभी सिखाऊंगा इसके अंदर कहां पर डाले थे। इसने क्या किया, जैसे क्लोरीन को डाल दिया पहले और कैल्शियम को डाल दिया बाद में। अब हिसाब किताब से देखें, क्लोरीन आता आवर्त सारणी में 17 नंबर पे, द्रव्यमान इसका 35.5 और 37 होता है। कैल्शियम आता है 20 पे, द्रव्यमान आता है 40 पे। डालना ऐसे था, इस भाई साहब ने क्या किया, कैल्शियम को तो यहां डाल दिया पहले, क्लोरीन को बाद में। तो द्रव्यमानों का आवर्ती बल नहीं है, भारी पहले आ गया हल्का बाद में। क्यों डाला, इसका एक मानना था कि भविष्य में जैसे क्लोरीन आता है 17 पे, कैल्शियम आता है 20 पे, तो इसने कहा कभी भविष्य में 36 यूनिट, 37 यूनिट, 38 यूनिट, 39 यूनिट वाले तत्व आ गए तो कहते इसका ट्रांसफर करके उसको यहां पे चेप देंगे। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी यह थी, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को तो पहले व्यवस्थित कर दिया, कम वाले को बाद में कर दिया, क्योंकि इसका पूर्वानुमान था कि भविष्य में ऐसे कुछ तत्व आएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, क्लोरीन के 2 समस्थानिक आ गए, 35.5 और 37, और कैल्शियम के खुद के 3 हैं। कैल्शियम का 38 भी होता है, 39 भी होता है, 40 भी होता है। तो कुछ कमियां रह गई। इस कमियों को दूर करने के लिए लास्ट में बंदा आया, अंतिम, जिसका नाम था हेनरी मोजले। ये जो आपके हाथ में देन है, ये मेंडेलीफ भी है इसमें, और इसमें मोजले भी। अभी सिखाऊंगा कैसे होगा। इस मोजले ने क्या किया, आवर्त सारणी बनाई नहीं थी, अभी लिखना नहीं, समझ लो पहले। आवर्त सारणी बनाई नहीं थी, इसने सिर्फ और सिर्फ मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में सुधार किया था। अगर मेंडेलीफ नहीं होता ना, तो हेनरी मोजले कुछ नहीं कर पाता। ये इसी की देन है। तो इसलिए कहा जाता है आवर्त सारणी के जनक या पिता कौन है, मेंडेलीफ है। आवर्त सारणी के जनक या फिर पिता पूछे तो आप कहोगे मेंडेलीफ है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यही है, इसी की देन है आवर्त सारणी। मोजले ने सिर्फ सुधार किया था, मेंडेलीफ ने बनाई थी, उसने सिर्फ सुधार किया। क्या सुधार किया वो पढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी के जनक या पिता पूछे तो मेंडेलीफ है। अब देखो, ये आवर्त सारणी कुछ ऐसी बनी हुई है, अब ढंग से समझ लो। आवर्त सारणी में ऐसी कुछ सीधी पंक्तियां हैं बनी हुई है ऐसे, ये है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को आप नाम दोगे वर्ग। ऐसी कुछ आड़ी लाइनें हैं, पहली पंक्ति, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। ये जो आड़ी लाइनें हैं इनको कहते हैं पीरियड, आवर्त। ये आवर्त तो है हमारे 7, वर्ग आज तो 18 है। मेंडेलीफ वाले टाइम में 8 होते थे। कैसे होते थे सिखाऊंगा, इसी में गिनवा दूंगा सारे। तो सुन लो, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है तल के सापेक्ष 90 डिग्री कोण बन जाए। जैसे मैं अभी जमीन के ऊर्ध्वाधर हूं, ये मेरा हाथ है, ये मार्कर ऊर्ध्वाधर है, तल के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बने वो ऊर्ध्वाधर होता है। इस मार्कर को मेरे हाथ पे लेटा दूं, अब ये मार्कर मेरे हाथ के क्षैतिज है। मैं और आप अभी जमीन के ऊर्ध्वाधर है, मैं जमीन पर लेट जाऊं तो मैं जमीन के क्षैतिज हूं। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती है, पड़ी लाइनें, पड़ी ऐसे क्या कहलाती है, और खड़ी लाइनें। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछे तो पहले भी 7 थी, आज भी 7 ही है, गिन लो। पर वर्ग पहले 8 थे, अब 18 है, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। मैं यहां लिख देता हूं सीधा, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछे तो क्या बोलोगे, जीवता होके का चालता रहा, वर्ग की संख्या 8, ठीक है। अब इधर देखो, यहां से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या। आवर्त सारणी के जनक या पिता कौन है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी वर्ग की संख्या। ध्यान रहे, अभी आवर्त सारणी वर्ग है 18, तो मेंडल एक कॉलम में 2 परमाणु मानता था। तो कई लोग पढ़ाते हैं आज 18 है, तो पहले 9 होते थे। एक में एक खाने में 2 परमाणु आए तो 9 2 18 हो गए।
ऐसा नहीं है। मेंडलीव के टाइम में हमें निष्क्रिय गैस से ज्ञात ही नहीं थी, तो वो होता ही नहीं था 9वां। तो ध्यान रखना, कई लोग 9 भी पढ़ाते, किताबों में लिखा हुआ है, गलत है ये। 9 नहीं है, 8 ही थे। 9वां तो 1912 से 13 में आया था, जब हेनरी मोजले आया था। या निष्क्रिय गैस है ना, हमें 1910 के बाद में पता चली थी। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन जो पढ़ते हो आप, वो 1900 से पहले थी नहीं। तो यहां ये कलाकारी मत करना 9 वाली। अब इसको बना देता हूं मैं। अच्छा, लिख लेना यहां पे आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए सबसे लास्ट में बंदा आया। बस यहां पर खत्म, आपके पास आवर्त सारणी आ गई। यहां पे बंदा कौन था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में सुधार किसने किया? अब बताओ, मेंडलीव पहले था कि हेनरी मोजले पहले था? पुराना कौन है? नया कौन है? मोजले नया है और मेंडलीव पुराना। तो मेंडलीव के तो कहते हैं आवर्त सारणी, मोजले नया है। नए काम के लिए क्या कहते हैं? मॉडर्न, आधुनिक। तो मोजले बाद में आया, मोजले नया है, तो हेनरी मोजले की होगी आधुनिक आवर्त सारणी, नहीं बनाई है। जबकि मेंडलीव की सीधी आवर्त सारणी। तो हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी लिखोगे। अब यहां से 2 क्वेश्चन अलग हो गए। आवर्त सारणी के जनक या पिता कौन है? मेंडलीव। अगर पूछे नहीं वाली, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक या पिता कौन है, तो मोजले है। तो ये आवर्त सारणी लिखी थी ना हमने, मेंडलीव था। अब यहां पे मैं लगाता हूं आधुनिक। अब आवर्त सारणी तो होगी खत्म, नई बना दी। नई का मतलब मॉडर्न, आधुनिक। तो यहां मेंडलीव काट देंगे और मोजले लिख देंगे। इतना फर्क है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मोजले। आवर्त सारणी के पिता मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता नया कौन है? मोजले। तो यही होगा। अब इसके द्रव्यमान पे गड़बड़ हो रही थी, तो मोजले ने कहा एक काम करते हैं मेंडलीव जी, क्या आप एक काम करो ना, ये द्रव्यमान वाला हटा दो, इसमें गड़बड़ हो रही है। आपने हल्के को बाद में ठोक दिया, भारी को पहले ठोक दिया, आप आगे पीछे कर रहे हो, कुछ नया देखो। मोजले ने कहा कि एक तरीका देखते हैं, द्रव्यमान को हटा दो, सारे परमाणु को इकट्ठा करो। कर लिया। सब में खास बात क्या है? कहते सब में इलेक्ट्रॉन है। क्या ये काम सही है? एक इलेक्ट्रॉन किसमें? कहते हैं हाइड्रोजन में। तो एक काम करो, इसको 1 नंबर पे रखो। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? कहते हैं हीलियम में, तो इसको 2 पे डाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन किसमें है? लिथियम में, इसको 3 पे डाल दो। 20 इलेक्ट्रॉन किसमें? कैल्शियम में, कहते हैं इसको 20 नंबर पे डाल दो। 30 इलेक्ट्रॉन किसमें? जिंक में, कहते हैं इसको 30 पे डाल दो। 21 इलेक्ट्रॉन किसमें? स्कैंडियम में, कहते हैं इसको 21 पे डाल दो। जितने जिसमें इलेक्ट्रॉन उसको उसी नंबर पे डाल दो। कहते हैं अब अपने को उठाओ पटक नहीं करनी पड़ेगी। कहते कैसे? ऐसे तो होगा नहीं, किसी परमाणु में 0.2 इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, या फिर 2 होगा, या 3 होगा। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि 3.5 इलेक्ट्रॉन है, 4.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो नहीं होगा। या तो 1 होगा या होगा ही नहीं। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसी नंबर पे डालो। अब जो आपके पास आवर्त सारणी है, जिस नंबर पर रखा गया ना, उस परमाणु इतना इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी आवर्त सारणी का आधार क्या बनेगा? द्रव्यमान संख्या तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? इतना फर्क है। पेपर में पूछेंगे मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या। यार जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार द्रव्यमान। उसने वजन पे बनाई, इसने इलेक्ट्रॉनों पे बनाई। आवर्त तो कितने रहने दिए? 7 के 7 ही रहने दिए, और वर्ग बना दिए 8 से 18। तो आज आपके पास जो आवर्त सारणी 18 वर्ग है आपके हाथ में, जो उसमें मेंडलीव भी है, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी भी है, इसमें मोजले की भी है। अभी अंतर बताऊंगा, बना रहा हूं मैं यहां पे, आप सीख जाओगे। ये इसका इतिहास। तो आवर्त सारणी संबंधित वैज्ञानिक कितने आए हैं? सबसे पहला कौन सा? एक बार रिपीट कर दो। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? लेवोसियर। त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेरेंद्र। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या। न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व। आवर्त सारणी के जनक या पिता? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक या पिता? मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था? द्रव्यमान। मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या है? आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? थप्पड़ गाल दी ना मैंने। 8।
आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग कितने हैं? 18। यहां तक क्लियर है? अब बनाते हैं आवर्त सारणी, सीखते हैं। अब देखो आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे बनानी है। वर्ग है 18, आवर्त है 7। देखो आपके पास जो आवर्त सारणी मैंने आपको दी है उसमें ऐसी कुछ खड़ी लाइनें बनी हुई है। ये पहली लाइन बनी हुई है, यहां पर ऐसे दूसरी लाइन बनी हुई है। बननी आपके पास तो है ही, मैं आपको सिखा देता हूं। वर्ग कितने? 18। ये पहला वर्ग है कि नहीं? ये दूसरा वर्ग है। फिर यहां पर ऐसे अंतिम खत्म हो रही है कुछ यहां से इस प्रकार से। ये आपका वर्ग आ रहा है यहां पर 18वां आ रहा है। फिर यहां वर्ग है 17वां, यहां वर्ग है 16वां, यहां वर्ग है 15वां, यहां वर्ग है 14वां, यहां वर्ग है 13वां। ऐसे वर्ग बने हुए, ये 18, ये 17, ये 16, ये 15, ये 14 और ये 13। ऐसे वर्ग बने। 18 को यहां लिख लेते हैं। अब देखो आप ढंग से समझ लो, आपको लगातार कल सबको 20 तक परमाणु याद होने चाहिए। 20 तक आप 10th में पढ़ के आए हो, बाकी आगे वाले मैं याद करा दूं। 20 तक आपको याद करने कैसे? लगातार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 है। कहां पर? देखो पहला यहां पड़ा है, सबसे पहला परमाणु आपका यहां पर है हाइड्रोजन। उसके बाद देखो यहां लिखा हुआ है हीलियम, लिखा हुआ है। फिर यहां पे लिखा हुआ है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 10 परमाणु अगर आप याद कर लो ना, पर आपको तो 20 याद करने लगातार, 10 याद कर लो तो ये आगे वाले सारे आपको याद रहेंगे। देखो पहला हाइड्रोजन, दूसरा तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के नीचे लिखा हुआ देखो 10 पे खत्म हो रहा है ये। अब देखो ये वर्ग टोटल 18। ये पहला वर्ग देखो, खड़ी लाइनें क्या है? वर्ग है, सिखाई थी मैंने। खड़ी लाइनें क्या कहलाती है? खड़ी लाइनें वर्ग है। वर्ग कितने सारे? 18 है। खड़ी लाइनें वर्ग है। पहले वर्ग को याद करने का तरीका बोल रहा हूं, ढंग से सुन लेना। हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। हे हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रोंशियम। इनके नीचे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। वर्ग नंबर 2 याद करने का तरीका, बेटा बेरिलियम से शुरू हो रहा है। शांत हो जाओ, बोलो मत। बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी। कम समी राजी हुए भैया बाप, ठीक है। बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी। ये वर्ग नंबर 2 है। पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं, फिर नाम रिपीट कर दूंगा। ये वर्ग नंबर 13 बोरोन से शुरू होगा। यहां पे आएगा बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये है वर्ग नंबर 13। वापस रिपीट कर दूंगा, बोलो मत, पहले समझ लो। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। वर्ग नंबर 14 काशी गए शंकर प्रभु, पीबी प्लम्बम। काशी गए शंकर प्रभु। वर्ग नंबर 15 न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। याद रहेगा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। वर्ग नंबर 16 ओए सलमान, शिल्पा तेरी पॉकेट में। ठीक है, लाइन पे ध्यान मत दो, शब्दों पे ध्यान मत दो, पुरानी याद कर लो, तरीके से याद कराओ, नहीं तो मैं रट्टा मरवा दूंगा सीधा, धूप में खड़ा कर दूंगा मुर्गा बना के। समझ लो, ओए सलमान शिल्पा तेरी पॉकेट में। वर्ग नंबर 17 फिर कल बाहर आई आंटी। सिंपल है, देखो इससे मस्त तरीके से
मेरे को नहीं लगता कि तुम लोग कोई भी केमिस्ट्री पढ़ा देगा। अब भी नहीं सीखे ना तो फिटे मुंह थने बागड़ी में क्या कह रानी ढकड़ी में नाक डबोगे मर जा, खत्म होएगा। फिर वही शब्द मिलेंगे मेरी तरफ से। फिर कल बाहर आई आंटी, वर्ग नंबर 18, हे नीलम और करें एक्सरे। ये पी ब्लॉक कहते हैं इसको एस ब्लॉक कहते हैं। अब ढंग से समझ लो। देखो पहला परमाणु हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये देखो सोडियम, मैग्नीशियम 12 पे, देखो 13 पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद देखो पोटेशियम और कैल्शियम। ये देखो 20 पे कैल्शियम खत्म हो रहा है ना, ऊपर करते थोड़ा सा, 20 पे कैल्शियम खत्म हो रहा है। 20 से फिर यहां से शुरू होगा 21 वाला, ऐसे इस टाइप से 20 पे खत्म हुआ। देखो 20 पे, अब 21 से 30 यहां पे है लाइन सिंपल सी। शक्ति वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ये पुराने वाले जिन्होंने पढ़ा है देखो साथ साथ बोल रहे, याद है उनको। शक्ति वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक। 20 पे कैल्शियम खत्म हुआ, 30 तक डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जिंक 10 पे खत्म हो रहा है। अगर आप 30 तक याद कर लो, इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। वो 12, 25 है जरा। शक्ति वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ये 21। अब देखो वर्ग नंबर 1 और 2 ये हो गया। ये देखो वर्ग नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये वर्ग नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13 से 18। आवर्त सारणी वर्ग कितने? 18 है ना। पहला, दूसरा, 3 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग 18 है। साम दिख रहे इतने पढ़ने, इससे 11 आपको नहीं पूछेंगे। अब आवर्त मैंने 7 बताई। देखो पहला आवर्त ये है, पहला आवर्त हाइड्रोजन हीलियम 2 ही सदस्य है पहले आवर्त में। दूसरा आवर्त ये पढ़ा लिथियम, बेरिलियम, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तीसरा आवर्त ये पढ़ा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। चौथा आवर्त ये पढ़ा पोटेशियम से शुरू, ये देखो 30 पे खत्म है ना जिंक, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, इधर आ जाओ वापस, ये 37, 38 ऐसे। चौथा आवर्त ये पढ़ा, पांचवा ये पढ़ा, छठा आवर्त ये रहा, सातवां आवर्त ये रहा। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वर्ग कितने? 18। अब देखो इनको याद कैसे करना है, ढंग से समझो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। वर्ग नंबर 1, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। वर्ग नंबर 13, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थिलियम। वर्ग नंबर 14, काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, प्लम्बम, लेड या सीसा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओए सलमान, शिल्पा तेरी पॉकेट में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हे नीलम और करें एक्सरे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। इतने ही पढ़ने जितने आपके सामने लिखे हुए, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने। इससे पहली बात, इससे ऊपर आएगा ही नहीं आपके लिए। अब देखो ढंग से समझो। आवर्त सारणी में कुछ तत्व है लेटिन तत्व, 12-13 परमाणु है। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, देखो विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किससे बनता है? टंगस्टन से। अब आपसे पूछा निम्न में से टंगस्टन धातु का प्रतीक क्या है?
है ना। तो जिनको मैंने पढ़ाए थे उनको याद होगा, ऐसे देते हैं। निम्न में से टंगस्टन धातु का प्रतीक क्या है? 4 ऑप्शन दे दिया आपको, SB, SN और TN और W। तो ये एंटीमनी है, ये टिन है। लोग सोचते TN टंगस्टन हो गया, ये गलत है, ये टेनोनियम है, टंगस्टन ये है। कुछ लैटिन तत्व है, लैटिन का मतलब क्या समझ लो। तो लिखो, पॉइंट बनाओ, आवर्त सारणी के लैटिन तत्व। पीरियोडिक टेबल पे नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखना है। पीरियोडिक टेबल पे जब तक मैं ना कहूं कुछ मत लिखना। लैटिन तत्व कैसे, देखो जैसे वैज्ञानिक नाम होते हैं, समझ लो पहले। जैसे वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, आम का तो आप कहते हो मैजीफेरा इंडिका, मनुष्य का होमो सिम्पियस, ठीक है। चावल का तो राइजा स्टाइवा, है ना। आम का तो आप कहते हो मैजीफेरा इंडिका, और चिंटी का तो आप कहते हो फॉर्मिका, मटर का पाइसम सटम, ऐसे नाम आते हैं ना। जैसे वैज्ञानिक नाम होते हैं, इसे परमाणुओं के लैटिन नाम होते हैं। लैटिन नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मान लो आप भारत में जैसे आम बोल रहे हो, तो भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान में आपको आम बोलने से आम मिल जाए। मान लो उदाहरण के लिए आप ब्रिटेन चले गए, USA, कनाडा चले गए, आपको चावल चाहिए, आपको आम चाहिए, तो आप बोलो कि भाई 1 किलो आम दे। ना तो थार लिबिंग पल्ले पड़ेगी, ना बेगली थार पल्ले पड़ेगी। अब आप बोलो भाई 1 किलो आम दी, आप 4-5 बार बोलो, हो सकता है सामने वाले गुस्सा आ जाए, वो रेपटे की मेल देवी क्या मिक रही है, कद लगी हो, पल्ले बिंग कौन पड़े, पल्ले थारी कौन पड़े। तो आम का मतलब है मैजीफेरा इंडिका। संसार में मैजीफेरा इंडिका का मतलब आम ही मिलेगा आपको ये बोलने से। ऐसे वैज्ञानिक लैब में काम कर रहे हैं। हम कहते हैं सोना, इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड, लैटिन नाम तो ओरम है। तो हर जगह पर एक नाम नहीं। हम कहते हैं चांदी होता अर्जेंटम है, सिल्वर होता है सिल्वर। तो ये नाम रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्षेत्र अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। जैसे अपने घर में डिग्गी होती है, मान लो सपोज करो, अब डिग्गी का अपने कितना नाम है? कोई कहता है डिग्गी, कोई कहता है कुंड, कोई कहता है होद, कोई कहता है टांका, कोई कुंडियो, अलग अलग नाम है। तो डिग्गी का या अपने क्षेत्र में इतना नाम है, संसार तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए लैटिन नाम रखे गए। अब देखो, पढ़ के देखो कहां शुरू, देखो हाइड्रोजन H, ये देखो हीलियम सेम है, H हीलियम, लिथियम Li सेम है, लिथियम, Be बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहां तक ठीक है। ये देखो लिखा हुआ Na कहते सोडियम है, लैटिन वर्ड है। Na का मतलब होता नेट्रियम है, लैटिन वर्ड है नेट्रियम। आपको नेट्रियम नहीं कहना, पहला लैटिन तत्व शुरू कर लो Na। यह है सोडियम धातु, पढ़ाई होगा। सोडियम और पोटेशियम को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, वही सोडियम है। ये पहला लैटिन वर्ड है सोडियम। सोडियम पेपर में पूछेंगे सोडियम धातु का प्रतीक क्या है, तो क्या बोलोगे? Na। सोडियम धातु का प्रतीक Na। उसके बाद देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। पोटेशियम 19 नंबर पे आ गए। होता केलियम है, होता केलियम है, केलियम। पर आपको केलियम नहीं कहना, आपको क्या कहना है? तो पोटेशियम धातु का प्रतीक पूछे तो क्या बोलोगे? के। उसके बाद देखो कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। होता हम कहते हैं आयरन या लोहा, होता फेरस है। तो तीसरा प्रतीक है Fe, होता ये फेरस है। आप इसे आयरन या लोहा कहोगे, आयरन बोल दो या लोहा बोल दो। तीसरा आ गया आयरन या लोहा, आयरन या फिर लोहा। रफ कर दूं मैं, इधर इधर देखो आयरन या लोहा, 3 हो गए आयरन लोहा। उसके बाद देखो चौथा होता Cu, कॉपर है, हम कहते तांबा। ऐसे होता Zn, जिंक, हम हिंदी में कहते हैं जस्ता। आजकल आता है ना जस्तीकृत लोहा, ऐसा लोहा आ रहा है जिस पर आपको कलर करने की, पेंट करने की जरूरत नहीं है, बारिश आ जाए भले कुछ भी हो, जंग नहीं लगता उस पे। जस्तीकृत लोहा आता है। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाते हैं? जिंक की। इस प्रक्रिया का नाम होता है जस्तीकरण, यशोद्रेपन, गैल्वेनीकरण।
तो गैल्वेनाइज्ड आयरन आता है 10 त्रिकृत लोहा, थोड़ा महंगा होता है, पेंट करने की जरूरत नहीं है, जंग लगता ही नहीं है, बारिश में ही पड़ा रहे, ठीक है ना, वाटरप्रूफ होता है, वो 10 त्रिकृत लोहा इसकी वजह से बनता है। अच्छा, और 6, इसके बाद में कुछ और शब्द देखो, इस लाइन के अंदर नहीं है, बैरियम, सीजियम, फ्रोंशियम, रुबिडियम, ये नहीं है। Hg होता हाइग्रीशियम में, आप इसे कहोगे पारा या फिर मर्क्यूरी, मरकरी भी लिखा जाता है कहीं कहीं, मरकरी, पारा, मर्क्यूरी या पारद कह दो, एक ही बात है, पारा, मर्क्यूरी या फिर पारद। इसके अलावा होता टंगस्टन है, लैटिन नाम तो होता वुल्फ्रोम। टंगस्टन धातु का प्रतीक पूछे तो आप कहोगे W, मतलब वुल्फ्रोम, वुल्फ्रोम होता है, हमें टंगस्टन कहना है। ऐसे चांदी की बात करें, होता Ag, सिंबल तो Ag, Ag का मतलब होता अर्जेंटम है, अर्जेंटम को आप कहोगे चांदी या फिर आप कहो सिल्वर या फिर आप इसे कहो रजत, या फिर चांदी को जाना जाता है हॉर्न सिल्वर के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धातु को हॉर्न सिल्वर कहते हैं? चांदी, चांदी बोलो, सिल्वर बोलो, रजत बोलो या हॉर्न सिल्वर बोलो, एक ही बात है। गांव में आप कहते हैं ना कि सिल्वर को बठल लिया, सिल्वर की बाल्टी लिया, अब कहना जब खत्म हो सिल्वर को बठल लिया जोर आसी, वो ब्रांज एल्यूमिनियम मिश्र धातु होती है। सिल्वर का मतलब चांदी होता है, हम सिल्वर घरों में कहते हैं, वो सिल्वर नहीं होता। बाल्टी देखियोगे ना, दूध वाली बाल्टी वगैरह रखते हैं ना अपने गांव में, वो सिल्वर नहीं होता, ब्रांज एल्यूमिनियम होता, मिश्र धातु है ना। हाँ, बटल वगैरह वो नहीं होता, ये चांदी कहते हैं, सिल्वर ये होती है। यहां तक लिख लिया? इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं एक बार के लिए, बाद में बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी अपने को। यहां तक रफ कर देता हूं। चांदी 8 नंबर, फिर 9 नंबर में यहां लिख रहा हूं, होता Au ओरम है, आप इसे सोना कहोगे या गोल्ड कह लो, ठीक है। इसके अलावा Sn होता सिनोन्शियम है, आप इसे टिन कहोगे। ऐसा होता सब्टुमाइड Sb, आप इसे कहोगे एंटी मनी या फिर एंटू मनी। एंटू मनी या एंटी मनी एक ही बात है। एक और है इसके अलावा, होता Pb प्लम्बम है, आप इसे लेड कहोगे या सीसा कहोगे, इतना ही है बस। 118 में से इतने लैटिन तत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का मैटर यहां से उठ सकता है आराम से। आपसे पूछेंगे पारा धातु का प्रतीक क्या है, ऐसे पूछेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं, तांबा धातु का प्रतीक क्या है? Cu। जस्ता का प्रतीक क्या है? पारा का, टंगस्टन का, चांदी, सिल्वर या रजत का, लेड या सीसा, एंटीमनी या एंटोमनी, टिन धातु का, सोना का। किस धातु को हॉर्न सिल्वर कहते हैं? ध्यान रखना, चांदी को कहते हैं हॉर्न सिल्वर, जबकि जो पारा होता है ना, पारा, ये पारा, पारा धातु कहते हैं क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर, पारा धातु कहते हैं क्विक सिल्वर। क्विक का मतलब तीव्र गति से बिखरा करता, चमक इसकी भी चांदी की जैसी दिखती है पारे की। घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। पारे की एक बूंद को आप सुनार के पास मिल जाता है, जौहरी के पास, पारे के एक बूंद को बोर्ड पे रख दो, इसे बोर्ड पड़ा मान लो, इसे लैंडस्केप कर रहा आपने, तो इसको दबाया बूंद को, 4-5 बूंद बिखर जाएगी पारे की। फिर आप हाथ से यूं कर दो, वापस एक बूंद बन जाएगी पारे की, इतना घनत्व होता है इसका। तो किस धातु क्विक सिल्वर कहते हैं? पारा। और किस धातु को हॉर्न सिल्वर कहते हैं? चांदी। इतने 12-13 हो गए, इतने याद रखने, इसके अलावा नहीं पढ़ने आपको। यहां तक क्लियर है? फाउंटेन पेन के अंदर भरा होता है ना, भरा होता है, ये नहीं है। ये सुना होगा आपने, फ्लाइट के अंदर पेन नहीं लेके जाना चाहिए। वो किस लिए मना करते? ऊपर जाओगे वायुताप घटेगा, तो पेन के अंदर पीछे जो पारा भरा हुआ है, वायुताप घटते हो पारा बाहर आ जाएगा, वो सारी की सारी शाही आपके कपड़ों में फैल जाएगी। ऊपर जाओगे ना, थर्मामीटर के अंदर तापमान का मापन करने वाला यंत्र कौन? थर्मामीटर, पारा होता है उसके अंदर। वायुदाब का मापन कौन करता है? बैरोमीटर, उसमें भी पारा ही होता है। तो पेन के अंदर वो पारा है ना, ऊपर जाओगे, फ्लाइट तो ये तो है नहीं कि नीचे लगी पापा, ऐसा तो है नहीं। ऊपर जाओगे ऊंचाई में वायुदाब घटेगा। जब
एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वायुदाब नहीं, वायुदाब है नहीं, तो वो जो पीछे अभी आपके पेन के अंदर स्याही रुकी हुई है ना, किस लिए? ये वायु का दाब है ना, जो रिफिल होती है, ये वायु का दाब पड़ रहा है, इसलिए वो स्याही को बाहर नहीं आने देना। ऊपर जाओगे वायुदाब घटेगा, वायुदाब घटा, वायु नहीं है, प्रेशर घटा, वो पारा बाहर निकल जाए, सारी की सारी स्याही फैल जाएगी, आप कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो आप आपको कोई फ्लाइट के अंदर जा रहे हो ना, तो पेन नहीं लेना, इसलिए कहते हैं बाहर निकल जाता है पारा। इधर देखो, ऊंचाई में जाने पर वायुदाब घटता है, तो वायु है ही नहीं तो दाब कहां से आएगा? इधर देखो, अब पढ़ो इन वर्गों कुछ नाम है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं, वो पढ़ लेना। पहले करते हैं वर्ग नंबर 1 की बात। वर्ग 1, वर्ग 1 कौन सा है? अब आपके पास जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दी है, उसके पीछे खाली जगह पड़ी है, उस पे लिखो ये चीजें, ताकि जब भी आप इसको पढ़ो तुरंत याद आ जाए। वर्ग 1, पहली खास बात, वर्ग 1, जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 का नाम वो है क्षारीय धातुएं। सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्षारीय धातुएं किस वर्ग में पाई जाती है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13, वर्ग 18, ऐसे ऑप्शन आएंगे। वर्ग 1 में पाई जाती क्षारीय धातुएं कौन सी? वर्ग 1 शुरू कहां से होता है? 1 नंबर से। 1 नंबर पे कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ये सारी क्षारीय धातुएं हाइड्रोजन को छोड़कर, ये अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। इसको कहीं भी छोड़ दो, हाइड्रोजन यहां लिख लो। आप कोई ऐसी आवर्त सारणी पढ़ोगे कोई किताब में कि हाइड्रोजन यहां लिखा हुआ मिलेगा, यहां नहीं होता है। आप सोच रहे हो किसी आवर्त सारणी तो गलत है, कोई गलत नहीं, सही है वो भी, वहां छोड़ दो, पी ब्लॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रॉन तो है नहीं इसके अंदर। कोई ऐसी आवर्त सारणी मिलेगी कि हाइड्रोजन यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा, यहां सेंटर पॉइंट में बड़ा सा लिखा होगा H। आप कहोगे ये नमूना यहां कहां से आ गया? डी ब्लॉक में आ गया। दुनिया का एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक कहीं भी आ सकता है, घूमता रहता है, इसलिए इसको आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी, आवारा का मतलब जो घूमता रहता है उसको कहते हैं ना आवारा। है तो आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी घुमक्कड़ तत्व किसे कहते हैं? किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? अनिश्चित स्थान किस तत्व का है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? 118 परमाणु में से 117 परमाणु सब में न्यूट्रॉन है, इसमें है ही नहीं। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, बस, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए इसकी जगह फिक्स नहीं है। तो इसको छोड़कर सारे क्या है? क्षारीय धातुएं। मतलब क्या हुआ? वर्ग 1 के तत्व है ना, कोई भी तत्व उठा लो। क्यों बोला क्षारीय धातुएं? जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। कैसे? मैंने उठाया यहां से सोडियम, जल से अभिक्रिया करवा रहा हूं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कास्टिक सोडा कहते हैं। कपड़े धोने की साबुन है, क्या है? क्षार है। पोटेशियम उठाऊं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कास्टिक पोटास है, नहाने की साबुन है। जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्षार। तो वर्ग 1 के तत्व जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, सारे क्षार है। ये कपड़े धोने की साबुन है, नहाने की साबुन है, तो क्षार बनाते हैं, इसलिए नाम भी क्या पड़ा? क्षारीय धातुएं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सारे क्षार है। तो क्षारीय धातुएं किस वर्ग में पाई जाती है? पहला तो ये पूछेंगे कि क्षारीय धातुएं किस वर्ग में पाई जाती है, या ये पूछेंगे वर्ग 1 कहलाता है क्षारीय धातुएं, अम्लीय धातुएं, अक्रिय गैसें, चैलकोजन तत्व। या यूं पूछ लेंगे निम्न में से कौन सी एक क्षारीय धातु है? ऐसा क्वेश्चन बन गया, निम्न में से कौन सी एक क्षारीय धातु है? आपको दिया, आप पढ़ के देखो क्षारीय धातु वर्ग 1, तो आपको याद रहना चाहिए हेलिना की रब से फरियाद। पढ़ के देखो, हेलिना की रब से फरियाद, उतरोगे डी। ये क्या है? ये बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, ये वर्ग 2 आ रहा है। हेलिना की रब से फरियाद, फ्रोंशियम आ गया, ये है, बाकी वर्ग 2 के हैं, समझ गए?
कौन सी एक क्षारीय धातु है, कैसे पहचान करोगे? हेली ना की रब से। क्लियर है? चलो अब पढ़ते वर्ग 2। वर्ग 2 का नाम है अम्लीय धातुएं। जैसे वर्ग 1 क्षारीय धातु है ना, ऐसे वर्ग 2 है अम्लीय धातुएं, या इनको क्षारीय मृदा धातुएं भी कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातुएं, एल्किल अर्थ मेटल्स कहते हैं इनको, एल्किल अर्थ मेटल्स। क्षारीय मृदा धातु मतलब वर्ग 2 की धातुएं है ना, वो मिट्टी से खोद कर निकाली जाती है। 340 मिट्टी से खोद कर निकाली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्षारीय मृदा धातुएं, या फिर कहते हैं नेचर, प्रकृति होती है इसकी अम्लीय। ये तो क्षारीय और ये अम्लीय। तो पेपर में क्या पूछेंगे? अम्लीय धातुएं किस वर्ग में पाई जाती है? वर्ग 2। और यहां से ऐसा क्वेश्चन बन गया, निम्न में से कौन सी एक अम्लीय धातु है? निम्न में से कौन सी एक अम्लीय धातु है? और आपको ऑप्शन दिया कि रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, रेडियम। आप बोलो अम्लीय, वर्ग नंबर 2। 2 कहां शुरू होता है? बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, रेडियम है। ये सारी क्षारीय अम्लीय। वर्ग 1 और 2 के नाम समझ आ गए? इन्हीं वर्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से कहा जाता है एस ब्लॉक। क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे। ये अपना एस ब्लॉक खत्म हो गया, पहला पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे पढ़ेंगे अपने पी ब्लॉक। ठीक है, अभी वर्गों के और नाम पढ़े, 18वां, 16वां, 15वां, बस इतने नाम है, और किसी के नाम नहीं पढ़ने। 2 तो वो हो गए, 1 ये हो गया, 1 वर्ग आया 11वां, बाकी वर्गों के नाम नहीं है। 5-6 वर्गों के नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में चर्चा करते हैं।